हम बात कर रहे हैं CSS3 की। ये CSS3 क्या है? इससे पहले कि हम CSS3 देखें, आपको ये जानना चाहिए कि CSS क्या है। पहले जानेंगे CSS क्या है, उसके बाद हम CSS3 पे जाएंगे, क्योंकि कई जगह ऐसा आपको मिलेगा कोई CSS यूज हो रहा होगा। CSS के अलग अलग वर्जन है। जो 3 है ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है HTML5 के साथ। इसकी बहुत बढ़िया कंपैटिबिलिटी है और इसीलिए HTML5 और CSS3 का नाम साथ लिया जाता है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है ये CSS। इसके बारे में पहले हम जान लें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में एक दो सेशन में दूंगा CSS के बारे में, फिर हम जो CSS3 में नई नई चीजें आई हैं उनके बारे में जानेंगे। तो CSS क्या है? CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जैसे मैं बोलूं कि आप हैं, आप अभी सो के उठे, अब आपको जाना है, मान लीजिए आप एक्टर हैं, आपको एक्टिंग के लिए जाना है। तो जब आप जाएंगे तो आपका मेकअप होगा। तो आप जो इंडिविजुअल है, जब वो आप सो के उठते हैं, आप फ्रेश होते हैं, उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? अपने किसी भी आप प्रोफेशन में हो सकते हैं, तो आप मेकअप करते हैं। नॉर्मल जो ऑफिशियल ऑफिस में जाते हैं वो नहीं करते। जो जिनका काम ये होता है, प्रेजेंटेशन का होता है, जो कि HTML का काम है, फॉर्मेट करना, प्रेजेंटेशन करना, किसके सामने? यूजर्स के सामने, वर्ल्ड वाइड वेब पे। तो अगर आप जाते हैं तो आप मेकअप करते हैं। तो अभी आप तो कुछ नहीं है, लेकिन आप फिर जब मेकअप करते हैं तो शेव बनाते हैं, अपना कुछ पाउडर क्रीम लगाते हैं। तो जो पाउडर क्रीम और आप जो लगा रहे हैं और जो टाई पहन रहे हैं, जूता पहन रहे हैं बिल्कुल पॉलिश वाला, ये जो काम कर रहा है ये CSS करता है। तो CSS इज अ मेकअप। CSS इज अ मेकअप फॉर HTML, सुंदरता बढ़ाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए। आपकी जो आज की वेबसाइट आप देखते हैं और पहले की वेबसाइट अगर आप कोई बनी हो, जो आप इंटरनेट पे देखें, तो आपको कितना वास्ट अंतर दिखेगा। तो आप बोलेंगे ये जो बनाया है बहुत बढ़िया बनाया। तो वो कैसे बनाया? वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है बैकग्राउंड में। तो CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। ये ये डिफाइन करती है, CSS ये बताती है कि HTML एलिमेंट्स, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो आपके हेडिंग्स हो, जो भी एलिमेंट्स वो कैसे डिस्प्ले होंगे, हाउ दे आर गोइंग टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। चाहे वो स्क्रीन हो, फिर आप प्रिंट भी निकालेंगे तो पेपर पे कैसी हो, या कहीं आप स्टोर भी करेंगे तो वो मीडिया पे कैसी हो। जब आप कोई वेब पेज को Ctrl+P करके प्रिंट निकालते हैं, आपको सेव एज PDF करते हैं, तो वो कैसा आएगा? वो वैसा नहीं आएगा जैसा वेब पेज पे। वो वेब पेज पे अलग दिख रहा है, जो प्रिंट होगा तो अलग आएगा। तो CSS आपका बहुत सारा काम बचाती है, बचाएगी। क्यों? क्योंकि जो वेब पेज है, आप एक तो पेज बनाएंगे नहीं, बहुत कम चांसेस है कि एक पेज बनाए। हो सकता है आपके पास 5 पेज हो सकता है 50 पेज हो। ऐसी ऐसी वेबसाइट है जिनके पास 500 पेजेस है, वेब पेजेस। क्या आप हर एक पेज, जैसे 500 लोग हैं, 500 लोग हैं, ऐसे करके 500 लोग, अब एक को मेकअप करना है तो 500 लोगों को मेकअप करना पड़ेगा आपको। CSS का काम क्या है? इन सबको एक साथ लेगी, 500 को, और एक मेकअप जैसी दिया सब पे वो मेकअप हो जाएगा। ये फायदा है। तरीके मैं बताऊंगा इसको कैसे हम यूज करते हैं CSS को हम या तो अपने वेब पेज पे HTML पेज में लिख देंगे, या हम जहां पर टैग देंगे वहीं लिख देंगे। इसे हम इनलाइन कहते हैं। और स्टाइल में एक तो हम टैग में लिख सकते हैं, एक हम आपकी वेब पेज की फाइल, वेब पेज जहां पर है, जहां पर HTML लिखेंगे उसके हेड के अंदर लिख देंगे, या फिर हम एक्सटर्नल फाइल के थ्रू इसे कॉल कर लेंगे। ओके, तो कैसे ये काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, इस सब के बारे में हम बहुत तफसील से जानकारी लेने वाले हैं कि CSS क्या है और आपके पेज को इतना सुंदर, इतना बेहतरीन बना देगा ये। और खासतौर पे CSS3 की हम बात कर रहे हैं, तो CSS आप क्यों यूज करेंगे? क्योंकि आप स्टाइल डिफाइन करना चाहते हैं वेब पेज की, चाहे उसमें आप डिजाइन की बात करें, चाहे आप लेआउट की बात करें, या फिर अलग अलग स्क्रीन। क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि आपके जो वेबसाइट है उसको यूजर केवल लैपटॉप पे यूज कर रहा है या कंप्यूटर पे यूज कर रहा है? वो छोटे डिवाइस पे भी कर रहा है, वो बड़े डिवाइस पे भी कर रहा है, वो किसी भी डिवाइस पे कर सकता है। तो आपकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए, आपके पेजेस ऐसे होने चाहिए जो हर जगह अच्छे से चले। बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। आपका अंदाजा भी नहीं होगा कि CSS के ना होने पर या CSS के बहुत
लिमिटेड होने पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम सारी की सारी दूर हो चुकी है। HTML कभी भी इस तरीके से नहीं बनाई गई थी ताकि वो फॉर्मेट करे गए पेज को। HTML केवल कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए बनाई गई थी। HTML was only to describe page। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, आप इसे इत्तेफाक रखें ना रखें, क्योंकि आप सोचेंगे HTML तो फॉर्मेटिंग के लिए होती है, ये क्या साहब बोल रहे हैं, ये डिस्क्राइब करने के लिए होती है। कोई फॉर्मेटिंग, नो फॉर्मेटिंग इसके लिए बनाई नहीं गई थी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको ना, आप बोलिए H1 दीजिए, यहां पर टेक्स्ट लिख दीजिए। तो ये क्या करता था, इसने डिस्क्राइब किया कि ये टेक्स्ट हेडिंग होगा। इसमें एक बात कहीं आई कि ये फॉर्मेटिंग कैसे होगी, पैराग्राफ बनाइए। जैसे जब टैग, फॉन्ट आया, कलर एट्रीब्यूट्स इसमें जुड़े, जब HTML 3.2 स्पेसिफिकेशन आया तो उसमें फॉन्ट जोड़े गए, कलर एट्रीब्यूट्स जोड़े गए। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब HTML बनी। अब उसके बाद धीरे धीरे HTML 3.2 स्पेसिफिकेशन से फॉन्ट आया, कलर आया, तो थोड़ा सा दिक्कत हुई लोगों को। अरे हर जगह फॉन्ट लिखना, हर जगह कलर एट्रीब्यूट देना, बड़ी वेबसाइट के लिए तो बहुत ही दिक्कत हो गई, क्योंकि हर एक सिंगल पेज पे आपको ये लिखना पड़ता था। बहुत ज्यादा ये बड़ा और लेंदी और कम्बरसम एक्सपेंसिव प्रोसेस हो गया। इसके लिए वर्ल्ड वाइड कंसोर्शियम ने कहा, और ये सब बैठे आपस में, उन्होंने कहा ये जो प्रॉब्लम है ना, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। अगर इंटरनेट तो अब छा गया है, इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन देना पड़ेगा। उसके लिए कहा गया कि इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने CSS की उत्पत्ति की, CSS को बनाया। अब CSS में जो स्टाइल फॉर्मेटिंग है हर एक इंडिविजुअल HTML पेज की, उसको हटा दिया। मैं जो कहना चाहता हूं कि CSS आपके बहुत सारे काम को बचाती है। खास तौर पे हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल CSS फाइल में रख लेते हैं, और अब जैसे 500 लोग हैं, उनका मेकअप करना है, तो हर एक पेज पे कैसे, अगर एक पेज पे आपने, एक पेज है वहां पर स्टाइल डाल दिया, तो वो बाकी पेजेस को कैसे मिलेगा? तो उसके लिए एक एक्सटर्नल CSS होगा ना, एक एक्सटर्नल मेकअप मैन होगा, वो आके 500 लोगों को एक साथ कर देगा। तो ये जो CSS है, ये नॉर्मली बड़ी वेबसाइट में अलग एक CSS फाइल में रखी जाती है, उसका एक्सटेंशन होगा CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आप बाहर कहीं CSS फाइल में चेंज कर रहे हैं और वो पूरी वेबसाइट में चेंज हो जा रहा है। बहुत बड़ी बात है कि आप एक फाइल में चेंज कर रहे हैं, वो पूरी वेबसाइट, मान लीजिए 500 पेज आपकी वेबसाइट में, सारे में चेंज हो जाता है एक फाइल में चेंज करके। ये ब्यूटी है, ये फायदा है CSS का। ओके, तो अब मैं इसके सिंटैक्स और सिलेक्टर्स बता देता हूं आपको। कुछ इस तरीके से होता है सिलेक्टर्स, और जो CSS का रूल सेट है उसमें पहले एक सिलेक्टर होगा और फिर एक डिक्लेरेशन ब्लॉक होगा। देखिए जितने भी आगे हम देखने वाले हैं वो सारे ऐसे चलेंगे, तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप समझ गए तो कहीं गलती नहीं करेंगे, वरना आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने इस पे काम किया है और मुझे बहुत कंफ्यूजन रहा है, कहाँ सेमीकोलन लगता है, कहाँ डबल कोट्स लगता है, कहाँ पर कोलन लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। और आपकी छोटी सी गलती, मान लीजिए आप ये कॉलन ही भूल गए या सेमीकोलन भूल गए, आपका प्रोग्राम ऐसा बिहेव करेगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आप समझ लीजिए क्या क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये स्लाइड आपके लिए मेरे ख्याल से CSS की आधारशिला है। ये आपका सिलेक्टर है, ये H1 है, ये P भी हो सकता है, ये H2 भी हो सकता है, ये कोई भी सिलेक्टर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये CSS रूल सेट है जिसमें एक सिलेक्टर होगा और डिक्लेरेशन ब्लॉक होगा। ये सिलेक्टर हो गया। अब ये आपका जो यहां से यहां तक आप देख रहे हैं, ये सिलेक्टर ब्लॉक है। जो सिलेक्टर है वो पॉइंट करता है HTML एलिमेंट को, जिसको आपको स्टाइल करना है। जो डिक्लेरेशन ब्लॉक है उसमें क्या होता है, उसमें एक या एक से अधिक, एक ही नहीं, कितने भी आप जो डिक्लेरेशन देंगे सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। तो सेपरेशन कैसे होगा, यानी कि यहां से यहां तक हम आगे बढ़े, सेमीकोलन मिल गया, इसका मतलब ये खत्म हो गया, अब दूसरा शुरू हो गया, राइट। सेपरेटेड है ये कोलन से, तो CSS डिक्लेरेशन हमेशा सेमीकोलन से एंड होगा, चाहे आप यहां देखें चाहे यहां देखें। CSS डिक्लेरेशन ऑलवेज एंड्स विद अ सेमीकोलन। और जो डिक्लेरेशन ब्लॉक है वो हमेशा, ये जो डिक्लेरेशन है ये हमेशा कर्ली
ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रेसेस से बंद होंगी। ओके, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में आपको केवल ये तरीका बताता हूँ किस तरीके से हम CSS लिखते हैं। इससे छोटा एग्जांपल नहीं हो सकता है, बेसिक एग्जांपल है, इसको बहुत ध्यान से समझिए और उसको लिखने का तरीका भी देखिए। मैंने ऐसा बताया, इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, एक बाय एक। जैसे अगर आपने यहाँ 7 लिख दिया ना तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने ये लिखा, जैसे कलर लिखा और ब्लू लिखा, उसके बाद सेमीकोलन भूल गए, कैसे पता चलेगा आपको? तो ये जो आगे की लाइन है ना उसको यहां लिख दीजिए, ये फॉन्ट साइज कोलन 12 px होता है पिक्सल के लिए, तो यहाँ सेमीकोलन लगेगा। जैसे आप इस लाइन को देखेंगे आपको यहाँ दिख जाएगा यहाँ तो सेमीकोलन मिसिंग है, तो ये जो सेमीकोलन है ये मिस नहीं होगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, उसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो हम एक बेसिक, बहुत बेसिक मैं आपको सिंटेक्स या फाइल बता रहा हूँ और फिर उसके बाद हम और भी आगे इसको देखेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप CSS के लिए या HTML के लिए नए हैं तो कोई बात नहीं, हम शुरुआत से शुरू करेंगे। आपको नोटपैड++ चाहिए होगा इसके लिए, नोटपैड++। अगर आपको आइडिया ना हो तो मेरे और भी वीडियोस हैं और भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है नोटपैड++ के बारे में स्पेसिफिकली, या नोटपैड++ अगर आप जानकारी रखते हैं, क्योंकि इसके फायदे देखिएगा आप। जैसे ही हम इसमें कंटेंट लिखेंगे अपने आप, ये बहुत लाइट वेट आपका टेक्स्ट एडिटर है, जैसे हम इसमें कंटेंट लिखेंगे अपने आप ये कलर में आ जाएगा, तो कलर से हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ है। बाकी नोटपैड में भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नोटपैड आपके विंडोज में रहता है या फिर टेक्स्ट एडिट होता है आपके इसमें मैक में, तो उसमें भी लिख सकते हैं आप। लेकिन नोटपैड++ में करेंगे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, क्योंकि मैंने इस पर काम किया है, ये बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब HTML का मैं बेसिक पेज लिखूंगा। HTML जिन्होंने HTML के भी, जिनके को जानकारी ना हो वो HTML भी समझ सकते हैं आज। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम, क्योंकि आजकल HTML5 का जमाना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ डॉक टाइप। क्या लिखते हैं? डॉक। अच्छा, पहले मैं एक काम करता हूँ, फाइल नोटपैड++ में आएंगे तो फाइल न्यू करेंगे, एक नई फाइल बना लीजिए और इसका नाम दे दीजिए फाइल सेव एज। इसका नाम दे दीजिए, एक पहले फोल्डर बना लीजिएगा जिसमें ये सब फाइल रखे। तो एक नया फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ CSS3। ओके, CSS3। तो CSS3 में हम ये हमारा CSS3 नाम से ही मैं फाइल बना लेता हूँ और इसको मैं HTML नाम से रख देता हूँ। ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज करना है, तो ये CSS3.html हो गई और इसको सेव कर लेते हैं। मैं CSS3 मैं नाम दे रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने क्या केवल इसका नाम इसलिए लिया है क्योंकि हम CSS3 पढ़ रहे हैं। तो HTML कैसे लिखते हैं, मैं बेसिक आपको इसका कोड बताता हूँ। HTML5 का जमाना है, मैंने अभी आपको बताया। इसमें क्या करना है कि आपको एंगल ब्रैकेट शुरू करने हैं। कोई भी चीज़ एंगल ब्रैकेट से ही काम में आती है, इन्हें हम टैग्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क दीजिए, एक्सक्लेमेशन के मार्क के बाद आप लिखिए डॉक टाइप। क्या लिखेंगे आप? डॉक टाइप। ये कैपिटल में आता है, डॉक टाइप कैपिटल में आता है। डॉक टाइप हो गया ये। और उसके बाद आप इसके आगे लिखेंगे HTML, यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, ये स्मॉल में आता है HTML। W3C का रिकमेंडेशन है कि जितने भी आपको यहाँ वर्ड्स टैग्स लिखने हैं वो सब छोटे में लिखिए। उसके बाद आप शुरुआत करते हैं कि ये HTML है, HTML का टैग शुरू करते हैं। मेरी आपसे एडवाइस रहेगी जहां पर शुरू करें वहीं खत्म कर दें, यानी कि HTML शुरू किया और जब बंद करते हैं इसको, जब इसको बंद करेंगे तो यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं पहले एंगल ब्रैकेट के बाद। ये HTML बंद हो गया। उसके बाद हम हेड लिखते हैं, यानी कि HTML की एक हेडिंग होगी और उसके बाद उसकी एक बॉडी होगी। तो हम हेड टैग लिखते हैं, यहाँ पर हेड टैग लिख दीजिए HEAD। ये हेड टैग हो गया। हेड टैग को बंद कर दीजिए, हेड टैग को वहीं बंद करेंगे। जैसे हेड टैग किया है वैसे हम हेड टैग को बंद भी कर देंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगा के हेड कर देंगे। हेड बन गया हमारा। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट बात, मैंने इसको क्यों लिखा है बेसिक। इनिशियल जो लोग जानते होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये क्यों दोबारा बताया जा रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि जो स्टाइल शीट या स्टाइलिंग हम देंगे वो हेड के अंदर देंगे। मुझे ये बताना था कि हेड के अंदर स्टाइलिंग होगी आपकी। ओके, उसके बाद हम बॉडी में आते हैं। बॉडी में हमारा HTML कंटेंट जो पेज में दिखना है वो कंटेंट यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे बॉडी, BODY, बॉडी यहाँ लिखे, बॉडी वहीं पर बंद करते हैं। ये आपका बेसिक HTML पेज बन गया। ओके, ये बेसिक पेज बन गया। यहाँ ये बॉडी भी खत्म हो गई। बॉडी बना दी, बॉडी एंटर कर दी। चलिए अब इसके अंदर हम कंटेंट लिखेंगे। एक पैराग्राफ बनाया जाए P, और ये पूरा एक्सटेंड लेता है। जो आप यहाँ पर अभी शेडिंग दिख रहे हैं ना,
वेब पेज चलेगा तो ये पूरा एक्सटेंड ले लेगा वेब पेज का पूरा लेफ्ट से राइट तक का। तो पी लिखेंगे और इसके बाद पी को एंड, जहां जहां टैग शुरू करें वहीं टैग एंड कर दे। मेरी आपसे बार बार गुजारिश रहेगी, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है आगे चल के। आप यहाँ लिखेंगे हेलो CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, अब ये जो हम कंटेंट लिख रहे हैं इसकी स्टाइलिंग देंगे, इसकी हम स्टाइलिंग देंगे। तो एक मैं इसके साथ आपको एक हेडिंग भी दे देता हूं, ताकि आप ये देखें कि एक में स्टाइल हम दे रहे हैं, एक में नहीं दे रहे। यहां कंट्रोल भी करेंगे, इसको कर देंगे H1 और इसको हम दे देंगे H1 हेडिंग 1। सबसे पहली हेडिंग जो आती है H11 लेवल की, H1 से H6 लेवल तक हेडिंग जाती है। हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर केवल लिखेंगे CSS। सब पे ऊपर CSS3 आ जाएगा। अगर आपको दोनों, क्योंकि जब ये रन कराएंगे तो दोनों एक साथ दिखाई देंगे, ये लाइन और ये लाइन एक साथ जुड़ के आएगी, तो इनके बीच में एक लाइन अगर आपको ब्रेक देनी हो तो हमारे पास टैग है उसके लिए BR। क्या टैग है? BR। ये ब्रेक ले, लाइन ब्रेक ले, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं। अब हम शुरू करते हैं अपना स्टाइलिंग, जो अभी मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर केवल इसी तरीके, इसको ध्यान रखिए कि ये कैसे होगा। सिलेक्टर लेंगे, सिलेक्टर इसमें क्या है, हम P लेंगे, हम पैराग्राफ को देंगे सिलेक्टर, P लिख दीजिए। अब उसके आगे क्या बताया था मैंने, ब्रेस से शुरू होता है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कलर, कोई भी कलर दे दीजिए। जैसे मैं कलर मेरा ब्लू है, मैं ब्लू दे देता हूँ, इसे सेमीकोलन से बंद होगा। अगर हम इसके आगे लिखते हैं, चलिए इसके आगे लिख के बताता हूँ, फिर आपको चेंज करके बताता हूँ। आप चाहते हैं टेक्स्ट इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा कुछ सेंटर में रहे, बीच में आए, ये अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, कोलन दीजिए, कोलन देना जरूरी है। और कोलन के बाद आप सेंटर लिख देंगे, इसको CENTER, और उसके बाद सेमीकोलन लगा के बंद कर देंगे। और फिर एंड कैसे करना है, इसी ब्रेस से बंद कर देंगे। चाहे तो आप यहां ब्रेस लगा दीजिए। अब देखिए, जब आप थोड़ी सी चीजें देंगे तब तो यहां तो ठीक है, लेकिन जब आप, ऐसा होता नहीं कभी इतनी कम चीजें दी जाती, इससे बहुत ज्यादा चीजें थी, कम से कम 5-6 चीजें तो दी जाती। तो इसके लिए जो तरीका है वो जो बताया गया है वो है कि P यहां पर रख दीजिए, ये पहले वाले को नीचे ले आइए, टैब दे दीजिए, फिर यहां पर दूसरे वाले को उसके नीचे ले आइए, फिर यहाँ ब्रेस को लास्ट में लाके बंद कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, सब चीजें वही लिखी हुई है, मैंने बस थोड़ा सा नीचे ऊपर कर दिया। अब इससे फायदा समझिए, इससे फायदा ये हुआ कि जब मैंने कलर ब्लू लिखा तो मुझे दिख गया कि यहाँ कोलन है, टेक्स्ट लाइन में भी यहाँ कोलन दिख गया, यहाँ भी दिख गया मुझे एक सेमीकोलन है, सेमीकोलन। तो मेरी जो गलती की गुंजाइश है वो बंद हो गई, वो खत्म हो गई। लेकिन अब एक इसमें बड़ी चीज मैंने छोड़ दी। उसका कारण क्या है, और वो है क्या? वो छोड़ने का कारण ये है कि ये तो मैंने अभी आपको यहां से बता दिया, लेकिन हमारी CSS तो आई नहीं। वो कैसे? क्योंकि मैंने स्टाइल नहीं लिखा अभी तक। जब तक मैं स्टाइल नहीं लिखूंगा तो यहां पर मेरा कुछ भी नहीं काम होगा। अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। ओके, मैं इसको आपको करके दिखाता हूं, क्योंकि हम जब रन करेंगे इसे तो आप देखेंगे ये चीज आपको वैसे की वैसे दिख जाएगी, क्योंकि ये एज ए नॉर्मल HTML टेक्स्ट की तरह ट्रीट होगी। और ये जो है यहाँ पर, इसमें हम पैराग्राफ में स्टाइलिंग देना चाह रहे हैं, यानी कि हमको ये चाहिए कि ये ब्लू कलर में आए और ये सेंटर अलाइन हो, ये सेंट्रली अलाइन हो, जबकि ये सेंट्रली अलाइन नहीं होगा। आप इसको देखिए, अगर आपने WordPad प्लस पे करना है तो यहाँ पर रन पे जाइएगा हमेशा, और यहाँ पर इसको अपने पसंदीदा ब्राउजर में रन करा दीजिए। जैसे मैं अगर क्रोम में रन कराना चाहता हूँ, मैं क्रोम में रन करा देता हूँ, जिसमें भी आप कराना चाहें। तो अभी देखिए क्या हुआ इसमें ये हुआ, एक तो हमारा जो हमारी CSS थी वो डायरेक्ट आ गई, ये गलत हो गया। CSS थी हेडिंग वाले बिल्कुल ठीक आई है। हेलो CSS हम चाहते थे कि ये सेंटर में आए और ब्लू कलर में आए। समझ गया? तो ये सबसे बड़ा कैच है कि अगर आप यहाँ स्टाइल नहीं लिखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हर चीज टैग से चलती है HTML में। यहाँ पर आप दीजिए स्टाइल, यहाँ आप देंगे स्टाइल, और इसी स्टाइल से एंड कर देंगे यहाँ पर। ओके, अब मैं कंट्रोल एस करता हूं, अब मैं इसे रन कराता हूं। अब आप देखिएगा ना, ये आपको दिखाई देगा, आपको CSS3 दिखाई देगा, और हेलो CSS ब्लू में सेंटर में दिखाई देगा। ओके, तो स्टाइलिंग कैसे होती है, ये पहला एग्जांपल है इसका। तो इसको आप रन कराते हैं, सेव कर दीजिए, कंट्रोल एस करके सेव हो जाता है। आप देखिए ये CSS3 हमने कोई स्टाइलिंग नहीं दी, लेकिन यहां पर हमने जरूर स्टाइलिंग दी है। सेंटर में भी आ गया, ये आपका कहां पर आ गया, ब्लू भी आ गया। आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा
एक सिलेक्टर दिया, और सिलेक्टर के बाद उस सिलेक्टर में हमें पहले सिलेक्टर लिया, यानी कि हम किस टैग को स्टाइल करना ये तो बताना पड़ेगा ना, वो स्टाइल है। तो CSS सिलेक्टर हम यूज करते हैं ताकि हम उस HTML एलिमेंट को फाइंड कर सके। तो किस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट एलिमेंट का नाम उठा लें, या आईडी उठा लें, या क्लास उठा लें, या एट्रीब्यूट उठा लें। किसी भी तरीके से हम CSS के सिलेक्शन कर सकते हैं। कैसे? एलिमेंट सिलेक्टर देखते हैं। अभी हम एलिमेंट, अगर आप कहते हैं कि मैं एलिमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करता हूं तो कैसे होगा, या मैं आईडी के हिसाब से सिलेक्ट करता हूं तो कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं आईडी के हिसाब से सिलेक्ट करना। आईडी के हिसाब से कैसे सिलेक्ट होगा ये आप देखिएगा, और उसके बाद हम और भी आगे बढ़ेंगे, जिसमें आईडी होगा, जिसमें हमारे जो क्लास है उसके हिसाब से करेंगे। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आईडी से। आईडी कैसे होगा, हम टेक्स्ट पे जाएंगे, ये एग्जांपल रखते हैं। अब आप क्या करिए, एक और पैराग्राफ दे दीजिए। हेलो CSS is for styling HTML। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि एक ब्रेक दे दिया करिए, क्योंकि इससे क्या है नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, वरना वो आपको एक साथ दिखाई दे देंगे सारे। अब हमने 2 P दे दिए, 2 पैराग्राफ दे दिए। ये P की स्टाइलिंग है। अगर मैं अगर इसको रन कराता हूं, कंट्रोल एस करके अगर मैं इसे रन कराऊं, तो ये जो स्टाइलिंग है दोनों में आ गई है। हेलो CSS में भी CSS इज फॉर स्टाइलिंग HTML। आप कहते हैं नहीं, मैं तो किसी तरीके से केवल इसको सिलेक्ट करना चाहता हूं, पहले वाले को, दूसरे वाले को सिलेक्ट नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक आईडी दे दूंगा। आईडी इक्वल टू, आप इसको दे दीजिए, मान लीजिए पैरा1। क्या देंगे? पैरा1, क्योंकि पैराग्राफ 1 है, उसकी आईडी दे दी। अब इस आईडी को कैसे यहां पर इस्तेमाल करेंगे? केवल ये मैं चाहता हूं कि जो मेरी स्टाइलिंग हो वो केवल इस आईडी के हिसाब से हो। तो मैं आईडी को कैसे सिलेक्ट करूंगा? सिलेक्टर, मैंने कहा था यहां क्या होता है, सिलेक्टर। यहां क्या होता है, सिलेक्टर होता है, और यहां पर अपनी स्टाइलिंग होती है। तो कैसे हम सिलेक्टर करेंगे? यहां पर आप देंगे, पी नहीं देंगे, फिर आप देंगे, ये उठाइए नाम, ये आईडी है, और जब आईडी लेंगे तो उसके आगे हैश लगाएंगे। जब भी आईडी लेंगे उसके आगे क्या लगाएंगे? हैश, राइट। अब मैं हैश लेके पैरा1 लेता हूं। अब मैं इसे रन कराता हूं। कंट्रोल है जरूर करिएगा, क्योंकि अगर यहाँ स्टार होता है नोटपैड प्लस में, यहाँ स्टार दिखाई देता है। अगर स्टार दिखाई दे रहा है इसका मतलब आपके चेंजेस नहीं हुए। रन कराइए इसको, और फिर देखिए क्या होता है। देखिए साहब, ये हेलो CSS3 केवल इसी पे स्टाइलिंग गई है, क्योंकि इसकी आईडी हमने ली, बाकी तो नहीं ली। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम आईडी के हिसाब से करते हैं। अब आप कहते हैं नहीं, मैं क्या करता हूं कि कुछ चीजों को बांध देता हूं एक क्लास में। अब वो जो उस क्लास को बिलोंग करते हैं, HTML के एलिमेंट्स, उनमें ये स्टाइलिंग देना चाहता हूं। तो अब क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि इस वाले को लेते हैं, आईडी इसके अब हटा देते हैं। अभी आईडी का दिमाग हमारा हो गया, हम इसको एक क्लास देते हैं। तो क्लास क्या करेंगे, इसको क्लास को कैसे देने का तरीका है, CLASS क्लास देते हैं, और ये सब सारे के सारे एलिमेंट इस क्लास को बिलोंग करेंगे। जैसे मैंने कहा माई क्लास। वैसे इसका नाम तर्कसंगत रखते हैं थोड़ा, क्योंकि सेंटर में आ रहा है और कलर भी इसका ब्लू हो रहा है ना, तो इसको नाम ऐसा देते हैं जो तर्कसंगत हो, जो उससे मिलेगा। मैं माई क्लास देता हूं तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मैंने इस एक पैराग्राफ को इसमें दिया। देखिए, पैराग्राफ और हेडिंग दोनों अलग अलग विधाएं हैं, दोनों अलग अलग टैग्स हैं, लेकिन दोनों को एक क्लास में डाला जा सकता है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, H1 के आगे भी एक क्लास देता हूँ। तो अब ये दोनों है लाइन 13 और लाइन 15 की जो चीजें हैं वो एक ही क्लास में है। अब क्लास को कैसे, मैं चाहता हूँ कि इसी क्लास में किया जाए। अभी मैं कुछ करूंगा तो आएगा नहीं, बल्कि ये पैरावन लिखा है तो कुछ भी नहीं आएगा। तो अब मैं इसको H1 और P को एक क्लास में मैंने डाल दिया सेंटर। अब जो सेंटर क्लास को बिलोंग करते होंगे उनमें स्टाइलिंग आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेंटर को उठाइए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां रखिए, ये सिलेक्टर हो गया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि सेंटर नाम का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है और ये आईडी भी नहीं है। आईडी होता तो हैश लगा देते, क्लास है तो उसमें क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। ठीक है,
अगर आपको क्लास के हिसाब से चीजों को सिलेक्ट करना है, एचटीएमएल एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सेंटर लगाएंगे और उसके पहले डॉट देंगे, कंट्रोल एस करिए, अब रन कराइए इसको। सेव करना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए केवल पहली और दूसरी इस पे स्टाइलिंग हमारी आई, तीसरी पे नहीं आई, जबकि ये भी पैराग्राफ है। केवल किस पे आया है, जो जो सेंटर को बिलोंग करते होंगे, जो जो क्लास सेंटर को बिलोंग करते हैं, राइट। अब आपने कहा नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, मैं थोड़ा सा कुछ और भी चाहता हूं। मैं कहता हूं कि केवल केवल और केवल वो एलिमेंट जो पैराग्राफ हो और जो क्लास सेंटर को बिलोंग करते हैं वो हो केवल। इसमें इस क्लास में हेडिंग 1 भी आ रही है, इस क्लास में ये पी भी आ रहा है। तो मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे केवल एक जो पैराग्राफ्स हो, और वो पैराग्राफ हो सकता है वो पैराग्राफ H1 ये सब चीजें किसमें लाई कर रही है, सेंटर में, मतलब क्लास सेंटर में लाई कर रही है। इस पैराग्राफ में मैं ये चाहता हूं कि मैं ये पैराग्राफ केवल केवल और केवल स्टाइल हो, ये H1 ना हो, जबकि दोनों एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहां पर लाएंगे और यहां लिख देंगे p डॉट सेंटर। p डॉट सेंटर करते ही जो पैराग्राफ्स होंगे और जो सेंटर क्लास को बिलोंग करते होंगे वो ही केवल स्टाइल होंगे। कंट्रोल एस करिए। तो अभी इस हिसाब से क्या होना चाहिए, केवल ये जो 15वें लाइन है, यानी कि जो हाँ हेलो सीएसएस दिखाई देगा, केवल वो ही आपके सामने स्टाइलिंग होनी चाहिए उसकी। बंद कराते हैं उसको। अब देखिएगा केवल इसमें स्टाइल हुआ है, ठीक है। ये कितना बढ़िया होगा, कितनी आसान हो गया। अब आप थोड़ा सा इसमें और चाहते हैं, थोड़ा और चेंज चाहते हैं, देखिएगा इस कोड में आ गए हम। आप ये कह रहे हैं कि नाउ ये जो क्लास है आपने एक एक के बारे में तो बता दिया, मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है ये पी, ये सेंटर वाली प्रॉपर्टी तो ले ही ले, साथ में ये कुछ और भी प्रॉपर्टी ले ले। कैसे, मैं कहता हूं कि एक और स्टाइल शीट हम बनाते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दीजिए। एक और हम स्टाइल शीट बना रहे हैं, मतलब स्टाइल शीट क्या, स्टाइलिंग बना रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं इसको हम लार्ज कर देते हैं, LARG। ये अलग अलग लिख सकते हैं, ये एक स्टाइल हो गई, उसके बाद दूसरी स्टाइल इसके एकदम बाद ऐसे करके लिखना होता है। हम कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा फॉन्ट साइज कर देते हैं, फॉन्ट साइज SIZ, ये हम कहते हैं कि ये 300% हो जाए तो बड़ा सा दिखाई दे, या 250 कर देते हैं। फॉन्ट साइज PX में भी कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज भी कर सकते हैं, पिक्सल में भी कर सकते हैं। तो अब आपका ये कहना है कि देखिए ये दो आपने P डॉट सेंटर कर दिया, P डॉट लार्ज कर दिया, तो ये P किसको लेगा, ये वाला P क्लास सेंटर है, चलिए मान लीजिए इसको ले लेगा, इसकी स्टाइल ले लेगा, लेकिन ये वाला किसको लेगा। मेरा ये मानना है कि ये जो है तीसरा वाला, ये इस सेंटर को भी ले, इस लार्ज को भी ले, ठीक है। H1 और P जो है वो तो इसकी ये वाली स्टाइलिंग ले लेंगे, ये H1 नहीं, केवल P ये वाली स्टाइलिंग, H1 का कुछ नहीं किया हमने। P वाला जो है, इसको छोटा करता हूं, P वाला जो है ये तो ये सेंटर वाली स्टाइलिंग ले रहा है, अभी हमने एग्जांपल देख लिया। अब आप कहते हैं कि ये जो वाला जो P है, इसमें मैं जरा दोनों स्टाइलिंग देना चाहता हूं, तो दोनों स्टाइलिंग देने के लिए क्या करेंगे, कितना आसान है देखिए। अब इसके अगर क्लास कर दीजिए, इसके क्लास के आगे लिख दीजिए इज इक्वल टू करके, पहले लिख दीजिए सेंटर सेंटर और फिर स्पेस देके लिख दीजिए लार्ज, बस। तो अब ये जो पैराग्राफ है तीसरा वाला, ये इसकी भी प्रॉपर्टी लेगा, ये भी प्रॉपर्टी लेगा, क्योंकि P सेंटर भी है, ये देखिए, और P लार्ज भी है, ये P है, ये सेंटर भी है, ये P लार्ज भी है। अब चला के देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए। मैं जरा इसको हटा देता हूं, नहीं रहने दीजिए कोई बात नहीं। आपको केवल इसमें H1 में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि H1 की कोई स्टाइलिंग दी ही नहीं है। इस P की जरूर स्टाइलिंग दी हुई है, क्यों, क्योंकि ये सेंटर तो है इसके पास, लेकिन यहां पर इस P की सेंटर और लार्ज भी है, तो ये दोनों ही स्टाइलिंग ले लेगा। ओके, कंट्रोल एस करता हूं, रन कराता हूं इसको। देखिए साहब, इसकी कोई स्टाइलिंग नहीं थी, इसकी स्टाइलिंग वही है, केवल सेंटर वाली, और इसकी स्टाइलिंग क्या है, सेंटर भी है और लार्ज भी है। कितना बढ़िया हो गया। ओके, अब अगला आपका सवाल उठता है कि ठीक है, चलिए ये भी बढ़िया है। अब जरा आप सिलेक्टर को ग्रुप करिए।
और एक चीज और बता दूं, क्लास का नाम जो हमने दिया ना, ये वाला, ये क्लास का नाम, ये कभी भी नंबर से शुरू नहीं हो सकता। ये कोई भी नाम दीजिए, आप चाहे अपना नाम दे दीजिए, नंबर से शुरू मत करिएगा। तो अगर आप कहते हैं कि मुझे तो ये गड़बड़ हो गई, आपने क्या किया, मैं तो इसमें मुझे बहुत सारा लिखना पड़ जाएगा। मैं H1 के लिए अलग से स्टाइलिंग दूंगा, H2 के लिए अलग से स्टाइलिंग दूंगा, P के लिए अलग स्टाइलिंग दूंगा। ये तो बहुत बड़ा काम हो गया मेरे लिए। मैं चाहता हूं H1 और P और H2 भी लिख देते हैं, एक आधा H2 भी लिख देते हैं। चलिए एक H2 भी लिख देते हैं। H1 है, H2 है, इतनी सारी चीजें हैं मेरे वेब पेज में, और आप कह रहे हैं कि मैं सबके लिए एक एक लिखूं। क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं सबको ग्रुप कर सकूं, ताकि मैं कोड को, ये जो इतनी सारी चीजें दिख रही है, मैं इसको मिनिमाइज कर सकूं? क्या मैं सिलेक्टर्स, जो आपने केवल ये बताया कि देखिए साहब यहाँ एक ही सिलेक्टर हो सकता है, तो क्या मैं इस एक से ज्यादा सिलेक्टर लिख सकता हूं? हर एक सिलेक्टर को कॉमा से सेपरेट कर सकता हूं? मेरा जवाब होगा बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूं। ये H1 की अब क्लासेस हटा देते हैं, थोड़ा सा पहले ग्रुपिंग ऑफ सिलेक्टर्स कर लेते हैं। ये सब हटा दीजिए, क्लास हटा दीजिए, CSS3 इंट्रोडक्शन कर देते हैं, या सिंटेक्स कर देते हैं, सिंटेक्स ज्यादा बढ़िया है। ओके, तो आप कहते हैं कि H1 H2 P को सबको कंबाइन कर दीजिए, मैं तो एक ही लाइन लिखूंगा। तो ठीक है, आपकी बात भी मैं रखता हूं, इसको हटा देते हैं। यहां पर मैं इस जगह पे, कितना आसान है देखिएगा आप, कितनी आसानी से सब चीजें हो जाती है। H1 लिखिए, कॉमा दीजिए, H2 लिखिए, कॉमा दीजिए, P दीजिए, खत्म। H1 H2 और P एक साथ आपने H1 H2 P की तीनों की स्टाइलिंग कर दी। ये आपको ब्लू भी दिखेंगे, ये सेंटर में भी दिखेंगे। कंट्रोल एस करिए, चलिए चलाइए इसको, आप देखें सारे को स्टाइलिंग एक साथ मिल एक लाइन से। ओके, कितना आसान हो गया ये। आपने कहा चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, अब जरा मुझे ये भी बताइए कि इसमें मैं स्टाइलिंग तो दे रहा हूं, क्या मैं इसमें कमेंट भी कर सकता हूं? आपने पढ़ा होगा HTML में कमेंट कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट करते हैं, तो CSS में क्या पॉसिबिलिटी है? मेरा जवाब होगा बिल्कुल सही। आपको इसका भी सोल्यूशन देंगे। इसका सोल्यूशन कैसे है? सिंगल लाइन कमेंट भी है हमारे पास, और मल्टीपल लाइन कमेंट भी है। सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन। कैसे? सिंगल लाइन इसके बीच में डालते हैं। सिंगल लाइन कैसे है? आप फॉरवर्ड स्लैश दीजिए, स्टार दीजिए, और इसी से आप एंड कर दीजिए, किससे? यू। ओके, अब यहां पर आप लिख दीजिए सिंगल लाइन कमेंट। ठीक, अब ये तो सिंगल लाइन हो गया। आप बोलते हैं मैं मल्टीपल लाइन भी देना चाहता हूं, तो आ जाइए मल्टीपल लाइन भी दे दीजिए, और यहां पर इसको सिंगल को यहां कर दीजिए, लाइन को यहां कर दीजिए, सिंगल पहली लाइन में, लाइन दूसरे लाइन में, और कमेंट तीसरे लाइन में। कंट्रोल एस। ओके, ये आपका कमेंट आ गया। इसका मतलब ये है कि जब ये चलेगा, आपको याद है जब से सबसे पहला हमने एग्जांपल किया था, उसमें ये स्टाइल ना लगाने के कारण ये सब चीजें दिख गई थी। यहां पर हमने इसको कमेंट कर दिया है, तो ये लाइन और ये लाइन, इसको ब्राउजर नहीं पढ़ेगा, वो ये समझेगा कि ये तो चीज कमेंट है, इस पे मुझे कोई एग्जीक्यूशन नहीं करना है, इसे वो इग्नोर कर देगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन कराएंगे। ये प्रोग्राम वैसे ही चलेगा जो पहले चल रहा था। रन कराइए, कमेंट का कोई असर नहीं होगा। चला दीजिए इसको, ये देखिए बिल्कुल फिर से वैसे ही चल गया, तो कोई कमेंट का असर नहीं हुआ। ये बात होगी आपके कमेंट की। तो आज हमने CSS का इंट्रोडक्शन लिया, और हमने जाना कि CSS के बेसिक सिलेक्टर किस तरीके से होते हैं, सिलेक्टर के साथ ID, एट्रीब्यूट और क्लास कैसे करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, और कमेंट कैसे होते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था, आगे और भी चीजें बाकी हैं, और थोड़ी देर बाद हम, एक सेशन बाद हम सीधा CSS3 पे आएंगे कि CSS3 के पास क्या क्या है, क्योंकि असली मुद्दा हमारा CSS3 का है। बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई आप सभी की।